नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 26 अक्टूबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन से आर्टिकल हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। सत्र को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आपको पता है, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के द्वारा आपके लिए साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो श्रृंखला है उसका 69वां लेक्चर आज रात्रि 8 बजे प्रसारित होगा, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब अपने द हिंदू समाचार पत्र को स्टार्ट करते हैं। एकदम सहज भाव से, शांत मन से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बताऊंगा, उनको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला जो आर्टिकल आ रहा है वो पृष्ठ संख्या 6 पे आपको मिलेगा। इसको आप सेकंड और थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग सरकारी नीतियां, आर्थिक विकास और पर्यावरण के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो आर्टिकल आया है इसमें भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसके बारे में राइटर ने चर्चा करी है। यहां पर राइटर स्टार्ट करते हैं पराली के जलाने से। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पराली के ऊपर एक आर्टिकल डिस्कस करा था, तो बेसिक से शुरू करेंगे और ये पूरा आर्टिकल मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, यहां पर यह बताया गया कि पंजाब के अंदर संगरूर जिला है, ठीक है, वहां पर क्या है, संयंत्र लगाया जा रहा है। किस चीज का? कंप्रेस्ड बायोगैस का। यह संयंत्र क्या करेगा? जो भी पैडी स्ट्रॉ होते हैं, तो ये तो कृषि का अपशिष्ट पदार्थ है, इसका यूज किसान करते नहीं है, तो ये जो पदार्थ बच जाता है जिसको जला दिया जाता है, तो अब इसी से क्या होगा, इससे बनाया जाएगा क्या? कंप्रेस्ड बायोगैस। देखिए, बायोगैस का यहां पर मतलब क्या होता है? सीधा सा मतलब होता है जो भी जैविक कचरा होता है, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ठीक है, तो इनसे इनकी रिएक्शन किससे कराई जाती है? जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया की उपस्थिति में इस जैविक कचरे को रखा जाता है। इसी से क्या मिलता है? इसी से मिलती है बायोगैस। बायोगैस में नाम बायो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जैविक पदार्थों से बनाई जा रही है जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन मौजूद है। अब इस बायोगैस की अगर बात करें तो मुख्यतः इसमें क्या पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। जहां पर हम लोग कंप्रेस्ड बायोगैस की बात करते हैं तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब होता है जैसे जो बांस होता है, ठीक है, बांस के अलावा कुछ भी कृषि जो अपशिष्ट होते हैं, तो इनको, इनमें से किसी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसको क्या करते हैं? इस पर जीवाणु युक्त रसायन का प्रयोग करते हैं। तो जीवाणु युक्त जो जो रसायन होता है, इसका एक घोल तैयार कर लिया जाता है। वो घोल क्या होता है? इस कृषि अपशिष्ट पर इसको मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद इससे गैस निकलती है। उस गैस को ना साफ कर लिया जाता है और यहां से हमको कंप्रेस्ड बायोगैस प्राप्त हो जाती है। यही कंप्रेस्ड बायोगैस हम इसको ईंधन के विकल्प के रूप में, ईंधन का कैसा, जो पेट्रोल डीजल होता है, तो उसके ईंधन के विकल्प के रूप में हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका यूज कर सकते हैं। यह चीज ध्यान रखिएगा। तो उसी का पहला जो प्लांट है पंजाब के अंदर संगरूर डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया। अब चूंकि यहां पर राइटर बताते हैं कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो पराली है निकलती है और यहां पर परालियों को क्या करा जाता है? जलाया जाता है। तो उसका एक विकल्प तो यह हो सकता है कि उसको हम लोग क्या करें, उससे हम लोग क्या बना दें? कंप्रेस्ड बायोगैस। अब देखिए, इसी के साथ साथ राइटर यहां पर दो चीजें बताते हैं। एक बताते हैं इन सिटू और एक एक्स सिटू। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इन सिटू की जहां पर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जैसे जो ये खेत है, इस खेत में जहां पर भी परालियां बची हैं, तो यहीं पर इन पराली को नष्ट करा जाए और ऐसे नष्ट करा जाए कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। अब देखिए, पराली जलाने का मतलब क्या होता है? जब पराली को जलाया जाता है तो इससे धुआं निकलता है, ठीक है। वो धुआं हमारे वायुमंडल के प्रदूषण में, मानव स्वास्थ्य के प्रदूषण में, मृदा के स्वास्थ्य के प्रदूषण, तीनों में हानिकारक होता है। अगर वायुमंडल की प्रदूषण की बात करें तो यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, इन सब का उत्सर्जन होता है। यहां तक कि जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, कणकीय पदार्थ होते हैं, जिसमें 2.5 की बात कर लें, 10 की बात कर लें, तो दोनों का उत्सर्जन होता है, तो वो हमारे वायुमंडल को भी प्रभावित करती है। अब यही सारी चीजें जब मानव सांस के द्वारा अपने अंदर लेता है तो उसका भी स्वास्थ्य खराब होता है। खांसी, घबराहट, जो हमारा श्वसन तंत्र है, हृदय संबंधी जो विकार होते हैं, वो सारी चीजें पे इफेक्ट पड़ता है। मृदा स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, जब जो पराली है उसको जलाते हैं तो पराली के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो मृदा के अंदर जड़ों में घुसा होता है, तो वो भी जलता है। तो उससे क्या है कि मृदा का जो तापमान है, ऐसा बोला जाता है कि 33 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। तो जब इतना तापमान बढ़ जाएगा ना, तो मृदा के अंदर पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं, जो कवक होते हैं, जो मृदा को उर्वर बनाए रखने में सहायता करते हैं, ये पनप नहीं पाते, ये मृत हो जाते हैं, ठीक है। तो
इससे क्या होता है कि मृदा की जो उर्वरता है वो भी नष्ट होती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एनपीके, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो इसका एक निश्चित अनुपात हमारी मृदा में होना चाहिए। तो इसका जो अनुपात होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, जिससे हमारी मृदा का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो पराली जलने से संबंधित जो खतरे होते हैं, तो इनको निपटाने के लिए राइटर यहां पर दो सॉल्यूशन बताते हैं। एक सॉल्यूशन है इन सिटू। इन सिटू का मतलब है कि जो खेत है जहां पर पराली लगी है वहीं पर ही पराली को नष्ट कर दिया जाए। अब ये नष्ट कैसे करा जाएगा, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, पूसा डिकम्पोजर। तो ये जो रसायन होता है, इस रसायन को यहां पे छिड़क दिया जाए। इसके छिड़कने से ही क्या होगा, 15 से 20 दिन में ऐसा देखा जाता है जो परालियां होती हैं ये अपने आप गल जाती हैं। दूसरा यहां पर ऑप्शन क्या यूज कर सकते हैं, मशीनों के द्वारा। मशीनों के द्वारा जो परालियां हैं उनको हटाया जा सकता है। अब आप कहोगे कि मशीन के द्वारा तो रेगुलर क्यों नहीं हटाते हैं, क्योंकि देखिए मशीन एक तो बहुत ज्यादा महंगी आती है, ठीक है, तो हर किसान मशीन को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहां पर सरकार को चाहिए कि वो क्या करे, वो इन मशीनों पर सब्सिडी प्रोवाइड करा दे। तो ये दो तरीकों से हो सकता है। दूसरा यहां पर एक्स सिटू सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि भाई हम ऐसे संयंत्र बनाएं, जैसे आपने पढ़ा होगा टॉरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो टॉरिफिकेशन में क्या है, हम लोग ऐसा प्लांट बनाएंगे और वहां पर जितना भी ये परालियां हैं उनको हम लोग इनपुट की तरह देंगे, और यहां पर हमको क्या करना है, 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखना है, प्लस ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको कम रखना है। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें आउटपुट में पैलेट्स मिलते हैं। पैलेट्स का मतलब क्या होता है, ये एक ठोस कोयले की भांति, है ना, कोयले का एक विकल्प मिल जाएगा हमको। इसी को हम लोग ईंधन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जहां जहां पर हम लोग कोयला यूज करते हैं, जैसे जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहां पर विद्युत बनाई जाती है, तो अगर कोयले से वहां पर विद्युत बनाई जा रही है तो हम इन परालियों का उपयोग कर सकते हैं टॉरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। वहां पर एक बायो ईंधन हम बना सकते हैं। इन्हीं बायो ईंधन को हम लोग थर्मल प्लांट वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो ये तो होगा मेरे एक्स सिटू। अब जैसे जो मैंने यहां पर राइटर ने एग्जांपल बताया कि जो ये सीबीजी बनाने वाली जो संयंत्र है, ये इस जो ये संयंत्र लगाए जा रहे हैं, तो ये भी एक्स सिटू सॉल्यूशन में आ जाएंगे। हम इन्हीं परालियों को यूज कर सकते हैं किस चीज में, जो हमारे एथेनॉल के प्लांट होते हैं 2G में। तो जो भी कृषि का अपशिष्ट है वो इन इथेनॉल प्लांट्स में हम लोग इथेनॉल का निर्माण कर सकते हैं। ये भी हमारा एक जैव ईंधन की तरह काम करेगा। अगर यहां पर यह करा जाता है ना इस तरीके से, जो यहां पर पैडी स्ट्रॉ उसका सही से उपयोग करा जाएगा, तो यहां पर राइटर बताते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस में जो उत्सर्जन होता है वो 9.7 मिलियन टन, इतना जो CO2 होती है इसके बराबर हम लोग इसको कम कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को। और 60,000 टन के बराबर जो PM2.5 पार्टिकल होता है, इसके उत्सर्जन को हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मात्रा है। दूसरा यहां पर देखिए, ऐसा करेगा किसान तो किसान को भी यहां पर आमदनी होगी। कैसे, देखो वो अपनी पराली अपने खेतों से काट के ये सारे जो प्लांट्स हैं इन पे आके देगा, 2G के इथेनॉल प्लांट्स हैं वहां पर आके देगा। तो यहां पर बता रहे हैं कि 550 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक पर टन, ठीक है, यानी कि 500 रुपए पर टन के हिसाब से जो उसकी परालियां हैं उसके रेट किसान को मिल सकते हैं। तो यहां पर उसकी आमदनी का एक और विकल्प खुल सकता है। यहां पर राइटर एक सतत स्कीम के बारे में बताते हैं। मैं इसके बारे में आपको एक फिगर दिखाता हूं। ये सतत स्कीम है, आपको पता होना चाहिए, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको चलाया गया था। अब इसमें जो इसके प्रमोटर्स हैं उनके नाम याद रखिएगा, ये आप मुख्य उत्तर परीक्षा में लिख सकते हैं। बेसिकली इसमें करना क्या था, जो कंप्रेस्ड बायोगैस अभी मैंने जो आपको बताया, तो इसको प्रमोट करना है यहां पर, ठीक है। और इसके प्रमोशन के लिए इसलिए करना है क्योंकि यहां पर हमको क्या करना है, सतत का आप फुल फॉर्म देखेंगे तो लिखा हुआ है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि हमको जो परिवहन है उसको बहुत सस्ता करना है। सस्ता इन द सेंस कि हर व्यक्ति उसको अफोर्ड कर सके, और दूसरा पर्यावरण के लिए वो बहुत लाभदायक सिद्ध हो जाए। अब यहां पर देखो, जो कंप्रेस आजकल आप देखते होंगे CNG जो है उसके मूल्य कितने ज्यादा बढ़े हुए हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब हम लोग कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने लग जाएंगे तो इसका मूल्य 50 रुपए पर केजी से भी कम हो सकता है। तो एक तो जब किराया कम होगा तो हर आदमी के सामर्थ्य में होगा कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सके। दूसरा, यहां पर पर्यावरण को भी जो है उसकी क्षति को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सतत स्कीम जिसके बारे में यहां पर चर्चा करी गई। दूसरा, यहां पर एक और उदाहरण राइटर बताते हैं। एक कंपनी है वर्बियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसने क्या करा था, 2018 में ही पंजाब के अंदर अपना एक बायो CNG का प्लांट लगा दिया था। इस प्लांट में जो
18 मिलियन की बात होती है ना कि इतना पैडी स्ट्रॉ एक साल में पंजाब के अंदर निकलता है, तो उसमें से लगभग लगभग 2 लाख टन का जो ये पैडी स्ट्रॉ है, इसको ये कंपनी अपने यहाँ यूज करके इसका बायो सीएनजी बनाती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर इसके लिए ऑलरेडी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो लगी हुई हैं। देखिए यहाँ पर बताया मैंने 50 रुपए केजी के हिसाब से, तो 46 रुपए पर केजी के हिसाब से सीबीजी पड़ेगा, और ये बहुत सस्ता होगा ट्रांसपोर्टेशन में। दूसरा, अगर इसमें इसके परालियों का और भी उपयोग करा जा सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक स्वीडिश टेक्नोलॉजी थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये स्वीडन की टेक्नोलॉजी है। हम लोग ऐसा नहीं है कि अभी यूज कर रहे हैं, टॉरिफिकेशन के नाम से हम लोग ये 2019 से ही यूज कर रहे हैं। अब देखिए जो पैलेट्स की मैं आपको बात बता रहा था, तो उसका कितना लाभ होता है कि एनसीआर का जो रीजन है वहां पर जो भी ये थर्मल प्लांट्स लगे हुए हैं, तो 20,000 मैट्रिक टन बायोमास जो है वो ऑलरेडी इसमें यूज होता है इन थर्मल पावर प्लांट्स में। तो कितना CO2 का जो उत्सर्जन है उसमें कमी आएगी। प्लस पूसा अपघटक जो है वो इन स्टू के बारे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब वही जो पैडी स्ट्रॉ निकल रहा है, तो पशु चारे के रूप में, खाद के रूप में, या ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर बनाए जाते हैं बायोमास ऊर्जा के रूप में, तो इन सारे उपयोग में भी करा जा सकता है। और ये डायरेक्ट क्या करेगा, जो किसान की आय है उसको बढ़ाने का प्रयास कर देगा। मशीनों का जो उपयोग बताया इन सिटू के केस में, तो वो भी एक अच्छा विकल्प है, परंतु चूंकि वो बहुत महंगी है, इसलिए सरकार को यहां पर क्या है कि सब्सिडी देने का प्रयास यहां पर करना चाहिए। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 12 पर मिलेगा। इसको आप सेकंड और थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग स्वास्थ्य और कृषि के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए पहला वाला आर्टिकल भी आप उसको कृषि से संबंध करके, जो कृषि से संबंधित मुद्दे हैं उनके साथ जोड़ के उसको भी वहां पर लिख सकते हैं। देखिए ये आर्टिकल में ना एक रिपोर्ट आई है। कौन सी रिपोर्ट है? वो लैंसेट रिपोर्ट है। आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा। मैं इस आर्टिकल में आपको दिखाता हूं। यहां देखिए लिखा हुआ है द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि स्वास्थ्य पे और जलवायु परिवर्तन पे इनकी रिपोर्ट है 2022 की। तो ये रिपोर्ट से अब हमारी मुख्य उत्तर परीक्षा में हम इसको कोट कर सकते हैं। प्लस जो प्रारंभिक परीक्षा हमारी होगी ना, तो उसमें क्या होगा कि यूपीएससी इस रिपोर्ट के कथन को यूज कर सकता है प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न बनाने के लिए। तो दोनों ही दृष्टि से ये जो रिपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वैसे भी मैं हमेशा आपको बताता हूं, जो भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं उनकी जो भी रिपोर्ट्स निकलती हैं, तो उनके जो मेन प्रावधान होते हैं उसको जरूर शॉर्ट में कहीं पर नोट्स बना के लिख लिया करिए। ये आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध, हर जगह आप इनको यूज कर सकते हैं। यहां तक कि इंटरव्यू में अगर आप फेस कर रहे हो, तो वहां पर भी कोई प्रश्न ऐसा आता है कृषि से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित, वहां पर आप इन रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए अपने उत्तर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए देखिए यहां पर जो ये लांसेट की रिपोर्ट आई है ना, तो इसके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये लिखा हुआ है कि यहां पर इस रिपोर्ट ने बताया कि जो पर्टिकुलेट मैटर होता है ना, जो कणकी पदार्थ होते हैं, केवल इस कणकी पदार्थ की वजह से 3,30,000 लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और ये जो आंकड़ा है ये 2020 का आंकड़ा है, ठीक है। तो सोचिए कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 3 लाख लोग अगर केवल पर्टिकुलेट मैटर से उनकी जान जो है वो चली गई, तो ये कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। अब पर्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे 2.5 या PM10 कण, तो ये सब कण जो ये नंबरिंग होती है, ये कण की क्या होती है, ये मोटाई होती है। तो जितना कण पतला होता जाता है उतना ही और ज्यादा हानिकारक होता जाता है। अब अगर कण की पदार्थ की बात करें, तो उसमें एरोसॉल हो गया, धूम्र हो गया, जो पर्टिकुलेट मैटर है, फ्लाई ऐश जो होते हैं, जो सीमेंट के जो उद्योग लगे होते हैं वहां से निकलते हैं, प्लस निलंबित कण की जो पदार्थ होते हैं ये, तो ये सब किसका उदाहरण है? कण की पदार्थ का। और ये सब वायुमंडल में रहते हैं। अब जैसे जो हमारे कोयला संयंत्र हैं, तो कोयला संयंत्र से आप देखते हो कि चिमनी से धुआं निकलता है, तो उससे राख निकलती है, तो वहां से भी ये चीजें निकलती हैं। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां से भी ये चीजें निकलती हैं। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो उससे जो प्रदूषण निकलता है उसमें भी ये चीजें होती हैं। तो इन सारे कारणों की वजह से जो पर्टिकुलेट मैटर है ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। तो वही ये रिपोर्ट पहले बताती है। यहां पर इस रिपोर्ट ने बताया कि 2004 से लेकर और 2017 से 21 तक, ये जो आपके 17 साल रहे, इन 17 सालों के अंतराल में ये रिपोर्ट बताती है कि जो हीट का मतलब है, जो हम लोग ग्रीष्म लहर की बात करते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ महीने पहले बहुत
विकट ग्रीष्म लहर भारत में आई थी, भारत ही नहीं अपितु अमेरिका और यूरोप जैसे उच्च अक्षांशीय देशों में भी आई थी। तो ये जो हीट वेव आ रही है, इस हीट वेव के कारण ऐसा देखा गया है कि 55% लोगों की जो मृत्यु है वो इसके कारण बढ़ी है इन 17 सालों में। पहले इतनी हीट वेव नहीं आती थी, अब चूंकि हीट वेव आने लग गई है, इस वजह से जो हीट वेव से मरने वालों की संख्या है उसमें 55% की वृद्धि देखी गई है। और यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। अब इस हीट वेव से देखिए, सबसे पहली चीज तो जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानव संसाधन है, उसी की हानि हो रही है। हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दूसरा, यहां पर क्या हो रहा है ना, मानव संसाधन अगर बच भी जा रहा है तो इस रिपोर्ट में देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 16,720 घंटे ऐसा देखा गया कि 2021 में हीट वेव के कारण इतने हजार घंटे जो थे, इस घंटों में ये पूरे तरीके से वेस्ट हो गए। यानी कि अब देखिए क्या होता है ना, इतनी ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है जिसमें जो व्यक्ति है वो काम करने लायक नहीं रह पाता, उसके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं हो पाती, वो डिहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है, थकान हो जाती है और भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं। तो काम करने का जो अंदर से इच्छा होती है वो नहीं होती है इतनी ज्यादा गर्मी में। तो जब काम करने की इच्छा नहीं होती तो जो घंटे समय वेस्ट हो रहा होता है, इस घंटे में कुछ तो कार्य हो ही सकता था परंतु नहीं हुआ। तो यहां पर एक तो मानव संसाधन की हानि हुई, दूसरा यहां पर जो कार्य के घंटे थे, इतने घंटों की हानि हुई भारत के अंदर 2021 में। और इसका कारण क्या था, वो था ग्रीष्म लहर। ये तो बात हो जाती है कि भाई मानव के स्वास्थ्य के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, लैंसेट जो रिपोर्ट है ये स्वास्थ्य पे और क्लाइमेट चेंज दो पे बात करती है। दूसरा, इन्होंने यहां पर क्या बताया कि इस ग्रीष्म लहर का कृषि पर भी बहुत नुकसान हुआ। कैसे? ऐसा देखा गया कि जो मेज की खेती थी और जो वीट की खेती थी, इसमें इसके प्रोडक्शन में बहुत हानि हुई। कैसे? ये बताते हैं कि मेज की खेती में 2% की हानि देखी गई है, और उसी तरीके से जो वीट है या राइस है, इसमें 1% की हानि देखी गई है। तो ये अपने आप में 2% ऐसा नहीं कि कोई छोटा अमाउंट है। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज बढ़ती रहेगी तो आप इसको ये भी जोड़ सकते हैं खाद्य असुरक्षा से इस चीज को। अब ऐसा नहीं था कि इन सारी चीजों से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा। अब देखिए ग्रीष्म लहर आती है तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होता है कि विद्युत की खपत बढ़ जाती है। विद्युत की खपत बढ़ती है, देखिए खपत बढ़ेगी तो हमें उस हिसाब से अपना उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। परंतु आपने देखा कि यहां पर क्या आ गया उस टाइम पे, कोयला संकट, कोयले की जो आपूर्ति थी वो बाधित हो गई रूस यूक्रेन वॉर के कारण, कोविड-19 के कारण। तो यहां पर कोयला महंगा हो गया तो उस कारण भी इसकी आपूर्ति बाधित हुई। तो जब आपूर्ति बाधित होगी तो सरकार ने क्या करा, फिर अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ अपना ध्यान देना ज्यादा उचित समझा। तो इन स्रोतों की तरफ की बात करते हैं, जैसे पवन ऊर्जा की बात करें या सौर ऊर्जा की बात करें, तो इनके अब सरकार को संयंत्र लगाने पड़ेंगे, पावर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, सोलर पावर, विंड पावर। तो इनके लिए सरकार ने अपने खजाने खर्च करे, यानी कि सब्सिडी दी कि भाई आप सोलर पावर प्लांट लगाइए, आप विंड पावर प्लांट लगाइए। तो ऐसा बोला जाता है कि इंडिया ने टोटल 34 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, टोटल 34 बिलियन यूएस डॉलर जो था 2019 में, इतना रुपया ऑलरेडी इस चीज में खर्चा करा है। अब इसमें ये वाला भी खर्चा है कि ये हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ देखना है। दूसरा इसमें वो भी खर्चा है कि स्वास्थ्य के ऊपर जो समस्याएं आ रही हैं उसमें क्या खर्चा कर रही है सरकार, तो उसके ऊपर भी। तो ये मिला जुला के गवर्नमेंट ने अच्छा खासा जो धनराशि है वो यहां पर खर्च करी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस रिपोर्ट के अंदर जो आपको याद रखनी है। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 7 पे मिलेगा, इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति बात करते हैं। अब देखिए ये आर्टिकल पूरी तरीके से यहां पर ये आंकड़ों का आर्टिकल है। कुछ आंकड़े यहां पर ऐसे हैं जो आपको याद करने चाहिए, 3-4 बार आप उनको पढ़ेंगे तो वो सारे आंकड़े आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं कि परसेंटेज आपको याद रखना है, आपको मोटे तौर पे जो यहां पर आंकड़े हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। देखिए एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम है लोक नीति प्रोग्राम, इसका भी नाम याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। तो लोक नीति प्रोग्राम ने ना एक स्टडी करी, हमारे समाज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोगों से प्रश्न पूछे, एक सर्वे करा कि भाई किस तरीके से लोग जो हैं वो न्यूज जो होती है, जो समाचार होते हैं, उस पे लोगों की पहुंच कहां कहां से, कौन कौन से साधनों से होती है। कोई व्यक्ति होता है मोबाइल फोन में न्यूज पढ़ता है, कोई अखबार में न्यूज पढ़ता है, कोई अपने टीवी में न्यूज को देखता है, ठीक है, कोई किसी से कहीं दुकान पे खड़ा है, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, तो वहां पर लोग जब बात कर रहे होते हैं तो उनके मुंह से ही न्यूज सुन लेता है। तो यहां पर इसी चीज का एक सर्वे हुआ। तो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स यहां पर जो हैं वो जरूर आप
याद रखिएगा, वो आप मुख्य उत्तर परीक्षा में यूज करेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहली जो टेबल है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर बताया जा रहा है कि न्यूज चैनल जो है वो 71% लोग जो है वो न्यूज चैनल को देख के जो न्यूज है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। जो 48% लोग हैं वो न्यूज़पेपर यानी कि अखबार पढ़ते हैं, और जो विभिन्न विभिन्न वेबसाइट आती हैं वो 37% लोग उसको पढ़ना पसंद करते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक आंकड़ा है। अब देखो यहाँ पर न्यूज़ चैनल की जो बात आती है ना, तो ये न्यूज़ चैनल मोबाइल पे भी लोग देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह में भी देख सकते हैं और अपने टीवी में भी देख सकते हैं। तो दूसरा जो टेबल है वो यही बताती है कि ऊपर के जो ये माध्यम है इनका उपयोग कौन कौन से सोर्सेस में करा जाता है। तो टेलीविजन को 42% लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं। जो न्यूज़पेपर अखबार है उसको 6% लोग फॉलो करते हैं। रेडियो तो अब आपको पता है काफी पुराना उपकरण हो गया, तो बट 1% लोग अभी भी इनको देखते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें आप यहां पर याद रखिएगा। चौथा, यहां पर न्यूज सोर्सेस की बात करें तो देखिए ये ट्रेडिशनल है यानी कि पारंपरिक जो माध्यम है, जैसे टेलीविजन सेट हो गया तो 75% है, अखबार हो गया तो 27% है, मैगजीन हो गया। बट न्यूज सोर्सेज, अब चूंकि आपको पता है मोबाइल फोन इतने ज्यादा सस्ते हो गए, इतना ज्यादा कंपटीशन है इस मार्केट में, तो जो कंपनीज हैं वो सस्ते मोबाइल फोन्स बेचती हैं। अब मोबाइल फोन सस्ता हुआ है तो उससे क्या सस्ता हुआ है, इंटरनेट के जो प्लान्स हैं वो भी सस्ते हुए हैं। तो हर व्यक्ति के पास, जिसके पास भी मोबाइल फोन, एक स्मार्टफोन है, तो उसके मोबाइल में इंटरनेट है। तो नए सोर्सेज में वो क्या करता है, जो मोबाइल फोन्स हैं उसमें 84% लोग न्यूज जो है वो देखते हैं, और इसी साथ में जो कंप्यूटर लैपटॉप है तो उनका 19% है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ये मेन एक आता है, यहां पर इसमें बताया गया है कि यहां पर सोर्सेस क्या होंगे न्यूज के। अब यहां ये वाले सोर्स तो थे कि किसके माध्यम से न्यूज देखी जाएगी, अब न्यूज के यहां पर सोर्सेस क्या हैं जिन पे लोग भरोसा करते हैं, ट्रस्ट होता है। जो डीडी न्यूज चैनल की बात करें तो 34% लोग यहां पर इस पे स्ट्रांगली ट्रस्ट करते हैं। अखबार की न्यूज पे 31%, जो प्राइवेट न्यूज चैनल होते हैं उस पे 13%, ऑल इंडिया रेडियो 15%। ऑनलाइन वेबसाइट देखिए यहां पर सबसे कम प्रतिशत यूज होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ जैसे ये जो सोशल नेटवर्किंग के हमारे उपकरण होते हैं, आपने देखा होगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारी न्यूज जो है वो सर्कुलेट हो जाती हैं। उसमें से बहुत सारी न्यूज ऐसी होती हैं जो फेक भी होती हैं, गलत न्यूज है, बट क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में इंटरनेट है, सब व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, तुरंत एक बटन दबाते हैं तो शेयर हो जाती है। तो ट्विटर पे सबसे ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं कि उस पे जो न्यूज आएगी वो कम फेक होगी। व्हाट्सएप पे सेकंड नंबर पे, यूट्यूब में 14%। अब यूट्यूब में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज बोल के उसका वीडियो बना सकता है, वीडियो बना के अपलोड कर सकता है, तो वो बहुत आसान तरीका होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, देखिए सबसे लास्ट पे आ रहा है टेलीग्राम। 11% लोग केवल इस टेलीग्राम की न्यूज पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, जैसे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कौन से प्रमुख है। यहां पर टेबल नंबर 1 याद रखिएगा, 2 याद रखिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 14 पर मिलेगा, इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपकी प्रीलिम्स के लिए भी है और मेंस के लिए भी है। हालांकि मेंस में इसमें आंकड़े इतने ज्यादा नहीं है, अब इसमें आपको आंसर बहुत सारे आर्टिकल्स को जोड़ के लिखना होगा, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, एक बहुत अच्छी बात ये निकल के सामने आई है इस न्यूज में कि इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना ग्रोइंग फास्टर देन इनबाउंड शिपमेंट, यानी कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बढ़ चुका है इंपोर्ट से ज्यादा। यानी कि अब हम चाइना से जो आयात है वो कम कर रहे हैं और चाइना को निर्यात ज्यादा कर रहे हैं। अब एक बार जरा पहले इन वस्तुओं पर नजर डालते हैं कि हम लोग कौन कौन सी वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं। तो अगर निर्यात की बात करें, यानी भारत से चाइना में कौन कौन सी वस्तुएं जाती हैं, तो जो भी आईटी की सर्विसेज होती हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर की जो सर्विसेज होती हैं, इसी के साथ साथ बात कर ली जाए बैंकिंग सर्विसेज की, ट्रेडिंग की सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, तो ये सारी सर्विसेज होती हैं वो हमारे भारत से चाइना में जाती हैं। चाइना से जो यहां पर आता है उसमें क्या क्या आता है, उसमें हो गया जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग चिप की बात कर लेते हैं या और भी कोई कंपोनेंट्स होते हैं, जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, हम लोग क्या निर्यात करते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। बट चाइना से आयात क्या होता है, ये हार्डवेयर मेन कंपोनेंट, ठीक है। दूसरा बात करें जो टेलीकॉम के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मोबाइल फोन्स वगैरह हो गए, राउटर हो गए, ये सारी चीजें। ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करते हैं,
फार्मास्यूटिकल्स में जो केमिकल की आवश्यकता होती है वो भी हम वहां से आयात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया, तो ये सारी जो ऑप्शंस थे ये चाइना से भारत में आते हैं। तो यहां पर जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो जान लीजिए, ये आप मेंस उत्तर परीक्षा में लिखेंगे। यहां पर एक आंकड़ा दिया गया है 2015 का, तो 2015 में 11 बिलियन डॉलर्स का हमने चाइना को निर्यात किया था। और यही आंकड़ा अब लास्ट ईयर की बात करें तो 2021 का कैलकुलेशन करी गई है, तो 2021 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया है 21 बिलियन के आसपास। ठीक है, तो 21 बिलियन का मतलब हुआ कि यहां पर बढ़ोतरी कितनी देखी गई है, 78% की बढ़ोतरी है हमारे एक्सपोर्ट में। तो ये एक बहुत अच्छा पहचान है। दूसरा, अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट जो था वो कितना बड़ा है, तो पहले 2015 में 60 बिलियन हुआ करता था, वो 94 बिलियन बढ़ा है। तो इसमें जो बढ़ोतरी है वो केवल 55% की देखी गई है। अगर इसको 56 मान लें तो देखिए जो आयात है वो 56% के हिसाब से बढ़ा है, परंतु जो निर्यात है वो 78% के हिसाब से बना है। तो यहां पर सरकार को यही बोला जाता है कि आप क्या करो, पीएलआई स्कीम्स और ज्यादा आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में अप्लाई करो। पीएलआई का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, यानी कि आप यहां के उद्योगों को और ज्यादा प्रमोट करो कि वो वस्तुओं का निर्माण भारत में ही करें, कम से कम हम आयात कर सकें वहां से। ठीक है, तो यहां पर अब कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी क्यों लगाएगा, एक कंपनी एक फैक्ट्री लगाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो यहां पर सरकार क्या करे कि जब वो पीएलआई स्कीम के अंतर्गत इन सब उद्योगों को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को कवर करेगी ना, अब मान लो कि यहां पर टेलीकॉम की बात करते हैं, तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी पीएलआई स्कीम अगर सरकार लाती है तो यहां पर भी मोबाइल फोन डेवलप होंगे। अब मोबाइल फोन में जब प्रॉफिट होगा तो इस इंडस्ट्री को सरकार इंसेंटिव के तौर पे अवार्ड देगी, तो एक धनराशि यहां पर मिलेगी जिससे इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और ये बेसिकली क्या चीज दिखाएगा, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो साकार करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 5 पर मिलेगा, इसको आप फर्स्ट पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग कला और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर ये संदर्भ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर हमारी आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से जो ये मूर्तियां हैं और जो मंदिर हैं वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्योंकि आपको पता है प्रारंभिक परीक्षा में पहले भी यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, जहां पर भी मंदिर से मूर्तियां चोरी होती हैं तो वो मंदिर और वो जगह हाईलाइट हो जाती है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, 50 साल पहले तमिलनाडु के अंदर एक जगह है जिसका नाम है तिरुवर जिला। तो तिरुवर जिला में विश्वनाथन स्वामी टेम्पल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विश्वनाथन स्वामी टेम्पल के अंदर दो मूर्तियां थी। पहली मूर्ति तो थी जिसको बोला जा रहा है डांसिंग संबंदर, यानी कि ये जो आप मूर्ति देख रहे हो तो नृत्य करते हुए संबंधर देवता की है। दूसरा सोमा स्कंदर, ये वाली जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये है सोमा स्कंदर की। तो संबंधर और सोमा स्कंदर, ये दो देवताओं की जो मूर्तियां थी ये तमिलनाडु के विश्वनाथा स्वामी टेम्पल से 50 वर्ष पहले चोरी हो गई थी। इनका संबंध बताया जाता है चोल साम्राज्य से, यानी कि चोल का जो पीरियड था वहां से है, और ये ब्रोंज की मूर्तियां थी। अब ये कहां पे मिल रही हैं, ये मिल रही हैं यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ऐसा बोला गया कि ये मूर्तियां यहां से चुरा के और यूएसए में बेची गई थी। यहां पर वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक गैलरी है, उसका नाम है फ्रीर गैलरी ऑफ आर्ट, वहां पर ये मूर्तियां खरीदी गई थी। उसकी रकम देखिए, और ये मूर्तियां 2011 की बात है, तब वहां पर बेची गई थी, तो $98,500 की, यानी कि इसके रुपए में कीमत लगाई जाए तो 81 लाख रुपए की दो मूर्तियां थी। ये यहां पर रखी हुई हैं, इस वजह से ये न्यूज यहां पर चर्चा में आ गई। अब यहां पर यह हो रहा है कि इनको भारत वापस कैसे लाया जाए। खैर वो तो एक पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा, परंतु यहां पर यह लोकेशन याद रखिएगा, विश्वनाथन स्वामी टेम्पल तिरुवर जिले में आपको मिलेगा। और जो दो मूर्तियां थी संबंधर और सोमा स्कंदर, और ये किस साम्राज्य से बिलोंग करती हैं, चोला साम्राज्य से। चलिए आज मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर ये क्या है, किस चीज के लिए उपयोग होता है। दूसरा है, बुकर प्राइज 2022 की घोषणा हो गई है, ये किस व्यक्ति को मिला है, वो व्यक्ति कहां के हैं, और उनकी पुस्तक का नाम क्या है जिसने बुकर प्राइज जीता है। दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब नजर डालते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद यह निरंतर जारी है, इसको आपको समझाना है। दूसरा प्रश्न है, भारत चीन को पंचशील
यानी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों की नैतिकता पर टिके रहना चाहिए और अधिक नियमित और उच्च स्तरीय राजनीतिक जुड़ाव के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों पर समन्वय को मजबूत करना चाहिए, जिससे दोनों देश पूरे उपमहाद्वीप के विकास के इंजन के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसका आपको विश्लेषण करना है। ये थोड़ा सा डायनामिक प्रश्न है, इसको जरूर लिखने का प्रयास करिएगा। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं जो आर्टिकल्स मैंने आपको समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले द हिंदू के सत्र में कुछ नए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।